हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फॉल करता है। और पार्ट 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। सो आर्टिकल 16 क्या कहता है? वो कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब आपको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। सो ये आर्टिकल 16 कहता है। जब इनिशियली आर्टिकल 16 में सिर्फ 4 क्लोज थे, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें और भी क्लोज ऐड कर दिए गए जो स्पेशली जो है रिजर्वेशन से रिलेट करता है और उन्हें एज ए एक्सेप्शन डील किया जाता है आर्टिकल 16 के क्लोज 1 और 2 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्लोज वाइज ये आर्टिकल क्या कहता है। सबसे पहले क्लोज 1 को देखते हैं। क्लोज 1 क्या कहता है? देखिए, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब सभी सिटीजन्स को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। किस चीज़ में? इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो स्टेट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट्स आते हैं तो उनमें सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली सबको दी जाएगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये क्लोज 1 कहता है। अब क्लोज 1 जो है ये कोई राइट नहीं क्रिएट करता दैट यू हैव अ राइट टू क्लेम द अपॉइंटमेंट, कि आप उस अपॉइंटमेंट को एज अ राइट क्लेम कर सको। यहाँ सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं इस जॉब को करूँ। आपको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ तो दे सकती है गवर्नमेंट, लेकिन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपॉर्चुनिटी तो दे सकते हैं, लेकिन ये एज ए राइट नहीं आप उसमें क्लेम कर सकते उस अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट इसमें है कि राइट टू जो इक्वालिटी है ये किन लोगों पर एप्लीकेबल होता है। अब सपोज़ करें कोई सोसाइटी में एक पर्सन यहाँ, एक क्लास जो है यहाँ है स्टैंड करती है और एक यहाँ स्टैंड करती है, तो दोनों में जब डिफरेंस है तो आप इक्वालिटी का रूल उस पर फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप ये राइट टू इक्वालिटी है उन लोगों पर एप्लीकेबल करते हैं जो सेम सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर उनमें से एक क्लास जो है अगर वो बैकवर्ड है तो आप उस पर इक्वालिटी का रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको इक्वालिटी का रूल फॉलो करने के लिए दोनों को सेम स्टैंडर्ड ऑफ क्लास का बिलोंग करना ज़रूरी है। ये क्लोज 1 कहता है। क्लोज 2 क्या कहता है? क्लोज 2 में 7 ग्राउंड बताए गए हैं जिनके बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। यस, इन बेसिस पे आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सपोज़ करिए कि एक पर्सन जो है जनरल कैटेगरी का है और दूसरा जो है किसी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, और अगर बैकवर्डनेस की वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन है, तो उसको हम आपका राइट टू इक्वालिटी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि आर्टिकल 16 में आगे जो है बैकवर्डनेस के बारे में बताया गया है जिसके लिए रिजर्वेशन अलाउड है। सो आर्टिकल 16 के क्लोज 2 को अगर आपको एप्लीकेबल करना है, फॉलो करना है, तो इसके लिए आपको ये जो 7 ग्राउंड्स बताए गए हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी और ग्राउंड पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तब आप आर्टिकल 16 क्लोज 2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लोज 3 क्या कहता है कि रेजिडेंस के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो रिजर्वेशन कर सकती है। अब देखिए, जस्ट अभी क्लोज 2 में हमने देखा कि रेजिडेंस के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही आर्टिकल 16 के क्लोज 3 को हम एज ए एक्सेप्शन डील करते हैं क्लोज 1 और 2 के लिए। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने बहुत सारी वैकेंसीज़ में देखा होगा कि डोमिसाइल वर्ड का इस्तेमाल होता है कि डोमिसाइल जो लोग हैं वहीं के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है कई स्टेट्स में जहाँ पर एडुकेट रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती है स्टेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो वहाँ पर डोमिसाइल जो लोग होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन होती है। उसे हम राइट टू इक्वालिटी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं समझते हैं। ये क्लोज 3 कहते हैं। आर्टिकल 16 के अब हम एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 16 के जो आगे के जितने भी क्लोज है उन सभी को हम एज ए एक्सेप्शन कहते हैं क्लोज 1 और 2 के लिए। लेकिन कोर्ट ने केस महिंद्रा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा था कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 इज़ नॉट एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लोज 1, क्योंकि जो क्लोज 4 है उसे हम एज ए हेल्पिंग और एडिंग
क्लोज कह सकते हैं, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ से एज ए एक्सेप्शन कह रही हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो क्लोज 3 है, क्योंकि रेजिडेंस के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो रिजर्वेशन कर सकती है। तो क्लोज 3 जो है वो एक एक्सेप्शन है क्लोज 1 और 2 के लिए। नेक्स्ट जो है क्लोज 4, देखिए क्लोज 4 क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। मतलब बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट को ये राइट है कि वो रिजर्वेशन कर सकती है। हु इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट, अगर स्टेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर उन्हें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो स्टेट को ये राइट है, स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन कर सकती है। अब इंदिरा साहनी केस में अगेन वही कहा था, आर्टिकल 16 क्लोज 4 इज़ नॉट एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लोज 1। लेकिन अब ये डिसाइड करना ज़रूरी था कि हु इज़ बैकवर्ड, आप बैकवर्ड क्लास के अंदर किन्हें ऐड कर सकते हैं, ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड किया गया था। तो यहाँ मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा। उसके अंदर भी मैंने ये सारे क्लोज एक बार और एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उसको फिर समझने में और आसानी होगी। अब बैकवर्ड क्लास के लिए कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें आप किसी भी रिलीजन के लोगों को ऐड कर सकते हो। इसके लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होना ज़रूरी नहीं है, उनका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होना ये इनफ है अगर आप उनको बैकवर्ड क्लास के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो। अब इसके 2 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं कि भी जो लोग हैं, जो क्लास है, जो लोगों की जो क्लास है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए, तभी आप उसको बैकवर्ड क्लास कह सकते हैं। सेकंड है, अगर उन लोगों को गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सर्विसेज के अंदर अगर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो आप तभी उनके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर सपोज़ करिए कि कोई किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तब आप उन्हें बैकवर्ड नहीं कह सकते, तब आप उनके नाम पर या उन लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। उनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन का नहीं होना ये बहुत ज़रूरी है रिजर्वेशन के लिए। ये 2 बेसिक इंग्रेडिएंट थे। अब अगेन क्लोज 4 जो है कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास है तो उसके लिए रिजर्वेशन करना ही करना ज़रूरी है। सेम वही चीज़ की भी अगर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तभी वो रिजर्वेशन होगा। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन होगा प्रॉपरली तब उनके लिए रिजर्वेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस केस के इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था उसके बाद जो है अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट की वजह से आर्टिकल 16 में जो है कुछ नए क्लोज ऐड कर दिए गए जो आगे और रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, प्रमोशंस में रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो चलिए वो देखते हैं अब हम। आर्टिकल 16 क्लोज 4A इसे ऐड किया गया था 77th अमेंडमेंट 1995 में। ये कहता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन की जाएगी। किन लोगों के लिए? एससी और एसटी लोगों के लिए। इस क्लोज में ओबीसी के बारे में नहीं बताया गया, तो ये सिर्फ एससी और एसटी लोगों के रिजर्वेशन की बात करता है प्रमोशन के अंदर। इस अमेंडमेंट से पहले, इस क्लोज से पहले जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन जो प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन है ये इनवैलिड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये राइट टू इक्वालिटी का इन्फ्रिंजमेंट करता है। और जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर दी जाएगी, प्रमोशन के अंदर नहीं दी जाएगी। लेकिन इस केस के बाद जो अमेंडमेंट आया उसने क्लोज 4A ऐड किया और इसने ये बताया कि प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन दी जाएगी। ये क्लोज 4A कहता है। आर्टिकल 16 क्लोज 4B ये 81st अमेंडमेंट 2000 में ऐड किया गया था। ये जो है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बताता है या फिर बैकलॉग वैकेंसीज़ कह लीजिए। इसमें ये होता है जो रिजर्व्ड सीट्स होती हैं अगर वो समहाउ वैकेंट रह जाती है, वो नहीं भर पाते किसी रीज़न से, तो उन्हें सक्सीडिंग ईयर में, नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर में इंक्लूड करके उसे दोबारा से भरने की कोशिश की जाती है। ये कैरी फॉरवर्ड रूल होता है। अब ये जो है सभी रिजर्व्ड सीटों के लिए है, लाइक चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं अगर वो खाली रह जाती है तो उन्हें नेक्स्ट ईयर में भरने की कोशिश की जाती है फिर से।
अब ये जो है इस क्लोज़ के ऐड होने से पहले भी ये रूल फॉलो किया जाता था, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा कैरी फॉरवर्ड रूल को अडॉप्ट किया जा चुका था और इसी तरीके से उसे भरने की कोशिश की जाती थी, सीटों को भरने की कोशिश की जाती थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती थी, यहाँ पर कोई भी एक लिमिट नहीं थी कि आप जो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज़ लेकर आ रहे हो दोबारा, तो उसमें कितना % तक ही रिजर्वेशन रहना चाहिए। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वैकेंसीज इसी तरह से वेकेंट होती रही, नेक्स्ट ईयर में ऐड होती रही, तो इससे क्या है, जो रिजर्वेशन की जो लिमिट है 50% जो लिमिट होती है वो एक्सीड हो जाती है। तो इस बेसिस पे ये कुछ इसके लैंडमार्क केसेस हुए हैं जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट केस था 1963 का एक केस था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो क्लास है, जो कास्ट है, वो एक सिंगल डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए हु इज़ बैकवर्ड, आप किन लोगों को बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं। कास्ट जो है एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ये देखने के लिए। बाकी के और भी जो बेसिक जो क्राइटेरिया हैं, जैसे कि एजुकेशनली, सोशली, फाइनेंशियली, इस तरह के बेसिस को भी आपको चेक करना चाहिए, क्या वो क्लास सच में इन बेसिस पे फेल होती है और उन्हें हम बैकवर्ड क्लास में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कोर्ट ने जो है इसमें जो रिजर्वेशन जो है 50% से अगर वो एक्सीड हो जाता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये एक रूल है कि भी जो 50% से ज़्यादा अगर रिजर्वेशन होती है तो वो जनरल कैटेगरी के साथ उसका इन्फ्रिंजमेंट है, उसके राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। तो रिजर्वेशन को जो है 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए अगर आप बैकलॉग वैकेंसीज भी लेकर आते हैं तो। ये इसका एक केस था। नेक्स्ट केस था 1964 का एक केस था, टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे हम कैरी फॉरवर्ड केस भी कह सकते हैं, इसको वैसे पॉपुलरली इसी नाम से जाना जाता है, कैरी फॉरवर्ड रूल केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को, जो कैरी फॉरवर्ड रूल को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है अपना ये जो ऑर्डर था जिसको ये फॉलो कर रहे थे उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी, और जो कैरी फॉरवर्ड रूल में जो वैकेंसीज़ जो है फिल की जाती थी उस पर जो है लिमिट लगाई गई कि भी 45% से ज़्यादा जो है टोटल रिजर्वेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए। पहले में जो मैंने आपको बताया था 50% से अगर वो ज़्यादा एक्सीड होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इस केस में, इस केस के डिसीजन के बाद गवर्नमेंट ने अपने कैरी फॉरवर्ड रूल पे जो है एक लिमिट लगाई, वो थी 45%, मतलब 45% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। ये टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। आर्टिकल 16 क्लोज 5 जो है ये भी एक एक्सेप्शन है क्लोज 1 और 2 के लिए, क्योंकि 1 और 2 कहता है कि रिलीजन के बेसिस पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्लोज 5 क्या कहता है, द इनकम्बेंट मतलब डिपेंडेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस और एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ shall be a person of particular religion or belonging to a particular denominations। अभी कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स होंगे उस पर्टिकुलर रिलीजन से ही बिलोंग करने वाले होने चाहिए। सपोज़ करिए कोई हिंदू धर्म का ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो हिंदू धर्म से ही बिलोंग करने वाले लोगों की हो सकती है। ये क्लोज 5 कहता है। इट मीन्स के रिलीजन के बेसिस पे एक टाइप का ये रिजर्वेशन है। तो अब ये जो है एज ए एक्सेप्शन डील किया जाता है आर्टिकल 25, 26 और 29 और आर्टिकल 30 के लिए। दिस क्लोज 5 इज़ एक्सेप्शन टू आर्टिकल 25, 26, 29 एंड 30। अब नेक्स्ट जो क्लोज है क्लोज 6 है, आर्टिकल 16 क्लोज 6। अभी इसे रिसेंटली 2019 में ऐड किया गया था। ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और जो ये 124वां ये बिल था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। EWS के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% की रिजर्वेशन की जाएगी, ये क्लोज 6 कहता है। अब आर्टिकल 16 के जो इम्पॉर्टेंट केसेस है जैसे कि M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है तो उसमें भी मैंने ये सारे क्लोज एक बार एक्सप्लेन किए हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वो वीडियो देखिएगा जिनका मैं लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड ये सारा था आर्टिकल 16 के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।